स्वागत है फिर से आपका बैंक फॉर सक्सेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका दोस्त ब्रजेश। दोस्तों, आज जो टॉपिक लिया है वो है एसबीआई पीओ के एग्जाम के बारे में। एसबीआई पीओ के प्रीलिम एग्जाम को कैसे क्लियर करना है आपको, किस तरह से उसका सिलेबस है, स्ट्रेटेजी क्या फॉलो कर रही है, आपको स्टडी प्लान बनाना है, कितना प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था, ये सारी बातें इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जो है दोस्तों, यहाँ कोने में जो है कॉर्नर में यहाँ पर सब्सक्राइबर का बटन होता है। यहाँ पर सब्सक्राइबर का यहाँ पर बटन होगा आपके पास। ये बस बटन जो है यहाँ पर सब्सक्राइबर है, वहाँ पर आप जाके जो है उस बटन को क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आपको अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल पर जरूर मिलेंगे और आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। जब एसबीआई पीओ का एग्जाम जो है नज़दीक आते जाएगा तो आपको अच्छी अच्छी वीडियो डेली बेसिस पर आपको मिलेंगे यहाँ पे। इसलिए यहाँ पर जो है सब्सक्राइबर का बटन है, सब्सक्राइबर का बटन पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं हम लोग। इस वीडियो में जो आपको क्या स्पेशल है आपके लिए वो सारी बातें एक बार देख लेते हैं। आपको पहले मैं एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न क्या है उसके उसके बारे में बताऊंगा, किस तरह से प्रीलिम एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। दूसरा है जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम एनालिसिस देखेंगे। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको एक बार एग्जाम का आइडिया लेना होता है कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या पैटर्न था, कितना लेवल था एग्जाम का। ये सारी बातें एक बार पिछले ईयर से एनालाइज करना होता है, तभी जाके जो है आप अगले साल का प्रिपेयर कर पाओगे। ओके, तो इसलिए प्रीवियस ईयर का एग्जाम एनालिसिस भी देखेंगे, 2016 2015 में किस तरह से एग्जाम हुआ था वो चीज देखेंगे। उसके बाद सिलेबस देखेंगे, किस तरह से आपको कितना कौन सा सिलेबस जो है फॉलो करना होता है, कितना पर्टिकुलर क्या क्या पर्टिकुलर टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिलेबस तो पूरा का पूरा होता है, बैंक एग्जाम का ढेर सारा सिलेबस होता है, लेकिन कुछ खास टॉपिक से जो है कुछ खास जो है टॉपिक से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उससे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। तो उसी पर ज़्यादा ध्यान देना है, उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। वही सिलेबस देखेंगे, उसी को ज़्यादा आज फोकस करेंगे उसी पर। उसके बाद कट ऑफ देखेंगे 2015 2016 में किस तरह से कट ऑफ रहा था, और आने वाले दिनों के लिए कट ऑफ जो है उसी बेसिस पर प्रिडिक्ट किया जाएगा कि आने वाले दिन में भी उस तरह से उससे ज़्यादा आपको लाने की जरूरत है। ओके, तो वो कट ऑफ भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे स्टडी प्लान, आपका क्या स्टडी प्लान होना चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब अगर देखो तो ये जो है अप्रैल में फॉर्म निकल जाएगा और जून जुलाई में जो है, जुलाई अगस्त के लगभग आपसे जून जुलाई में एग्जाम होते हैं, जुलाई में होते हैं मोस्टली, जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम होगा। तो आपके पास मुश्किल से 5 महीने बचे, 4 या 5 महीने बचे हैं। अगर आप दो तीन चीज छुट्टी वगैरह कोड काट दो, क्योंकि आप लगातार नहीं पढ़ सकते 3 दिन तो मुश्किल से आपके पास 120 दिन बचे हैं। तो उसके लिए एक स्टडी प्लान होना चाहिए, एक पूरा का पूरा पर्टिकुलर जो है आपका स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पास, एक प्लान, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की आपके अंदर जो है कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी जाके जो है आप एसबीआई पीओ में प्रोविजनरी ऑफिसर बन पाते हैं। चलिए, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, स्ट्रेटेजी के लिए आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि कौन से बुक को फॉलो करना होता है एसबीआई पीओ के लिए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत मैं सारा कुछ बताऊंगा। तो इतना चीज जो है इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं हम लोग। ओके, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न देखने से पहले एक बार आपको प्री रिक्विजिट बताते हैं कि आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या आपको पहले से आना चाहिए, या आपके अंदर इतनी मोटिवेशन है कि नहीं कि आपको उस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे कि नहीं। आप जो है अभी भी रेगुलर जो है अब द हिंदू जो है पढ़ते हो, द इकोनॉमिस्ट या द फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो है अब उसको आप फॉलो करते हो पहले से ही। अगर नहीं करते हैं तो अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, आज से स्टार्ट कीजिए। द हिंदू, द इकोनॉमिस्ट या द फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो है पढ़ना स्टार्ट कीजिए। दो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक तो जरूर पढ़िए, एक अगर नहीं पढ़ते हैं फिर मुश्किल है आपके लिए इंग्लिश सेक्शन, क्योंकि वहां पर जो है आपको मोस्टली ट्यूटोरियल से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद रिमेंबर टेबल अप टू 30। आपको अगर स्पीड मैथ का टेक्निक जो है इसमें अंदर आपको अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो है कैलकुलेटिव होता है, बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, नए पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या जरूरत होती है कि अच्छे कैलकुलेशन की जरूरत होती है। आप अगर अच्छा कैलकुलेशन कर पाते हो, आपको टेबल, और अच्छा कैलकुलेशन कब होगा जब आपको टेबल पहले से पता होगा, 18 × 9, 18 × 12, 18 × 16, 18 × 18 कितना होता है, ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। 19 × 8, 19 × 5, 19 × 16, ये सारी चीज़ें आपको रेंडमली पता होना चाहिए। 19 अगर आप 18 का पहाड़ा पर रहे हो तो 18 × 18 तक में जितने भी आते हैं, 18 × 12, 18 × 13, 18 × 14, ये सारा कुछ भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से टेबल को याद कीजिए कि 30 का टेबल जो है 30 × 30 तक आपको याद हो। उसमें 13 × 29 भी हो सकता है, 13 × 27 भी हो सकता है। तो इस तरह से टेबल को मगअप कर जाइए, इस तरह से टेबल को क्रैम कर जाइए कि ताकि आपको एग्जाम में जो है कैलकुलेशन नहीं करना पड़े इस माइनर चीज के लिए। ओके, ये एक बेस्ट वे होता है इस एग्जाम को प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद जो है स्क्वायर अप टू 40, 40 तक आप जो है स्क्वायर याद कीजिए। उसके बाद जो आपको ट्रिक से उसको याद कर जाइए, 100 तक का ट्रिक आता है, उस ट्रिक से जब 100 तक उसको
याद रख लीजिए। ओके, लेकिन 40 तक आपको ध्यान होना चाहिए। 40 इंटू 40 कितना होता है, 39 इंटू 39 कितना होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद क्यूब और क्यूब रूट आपको पता होना चाहिए। क्यूब रूट आपको जो है कम से कम 20 तक तो क्यूब रूट आपको पता होना चाहिए, और क्यूब भी आपको 20 तक पता होना चाहिए कि 20 तक का क्यूब, 20 का क्यूब कितना होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऑलमोस्ट आप 10 तक का जो है अगर क्यूब याद कर लेते हो तो उसके बाद जो है 10 के बाद जितना भी कोई भी क्यूब होता है उसको आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको ट्रिक पता है तो 3 से 4 सेकंड में आप क्यूब कैलकुलेट कर सकते हो। 3-4 नहीं, 10 सेकंड आपको लग जाते हैं क्यूब कैलकुलेट करने में। चलिए अगला है कि आपको हैव नॉलेज ऑफ स्पीड मैथ टेक्निक्स। आपके अंदर जो है स्पीड मैथ जितने भी टेक्निक्स होते हैं, यही मैंने बताया ना आपको, क्यूब कैलकुलेट करने के लिए 6 डिजिट क्यूब कैलकुलेट करना है, 5 डिजिट क्यूब रूट कैलकुलेट करना है, 5 डिजिट का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है, या आपको स्क्वायर रूट के लिए निकालना है, स्क्वायर रूट आपको 6 डिजिट, 8 डिजिट, 7 डिजिट इसका निकालना है, या परसेंटेज के कुछ ट्रिक्स होते हैं, परसेंटेज आपको कैसे निकालना पड़ता है, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स होना चाहिए, तो उसके एक्स वाई इंटू 100 करना होता है। ये सारी चीज़ें स्पीड मैथ्स के अंतर्गत आती है। तो ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ सी, इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या रेशियो के जो स्पीड मैथ के टेक्निक्स क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप जो स्पीड मैथ पर आपने वर्क कर रखा है या आपने अभी तक नहीं किया है तो अब स्टार्ट कीजिए। एक महीने जो है कम से कम, आपका 150 दिन लगभग है, तो आप 20 से 25 दिन जो है इस पर फोकस कीजिए। ये सारी चीजें, ये प्रीरिक्विसाइट पर फोकस कीजिए और इसको एक बार अच्छे से मगअप कर जाइए, एक बार अच्छे से इस पर जो है कॉन्फिडेंस ले आइए। ओके, रिमेंबर वोकेब ऑन डेली बेसिस। अभी तक आपने अगर रिमेंबर वोकेबुलरी आप करते आ रहे होंगे, अगर नहीं करते हैं तो अब स्टार्ट कीजिए, आज से स्टार्ट कीजिए और रिमेंबर वोकेबुलरी स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिए। एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आइटम्स एंड फ्रेज जो है स्टार्ट करना याद करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे मेन पॉइंट, अगर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है तो आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए 8 से 10 घंटे पढ़ने के लिए। आप 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हो कि नहीं, इसके लिए आप मोटिवेटेड हो कि नहीं। लगातार 120 से 150 दिन तक जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, 8 से 10 घंटे लगातार, और वो भी इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। 8 से 10 बुक खोल के नहीं बैठना है आपको, 8 से 10 तक आप 8 से 10 घंटे आपको रेगुलरली जो है पूरा पूरा इफेक्टिव स्टडी करना है, और तभी आप ये एग्जाम जो है क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकेंड अटेम्प्ट हो या थर्ड अटेम्प्ट हो, किसी भी अटेम्प्ट में आप इस बार क्लियर कर सकते हो अगर आपने 8 से 10 घंटे इफेक्टिव स्टडी की है तो। चलिए अब एक बार एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। इस एग्जाम का पैटर्न क्या आता है। पैटर्न तो आपको पता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर में एग्जाम दिए होंगे, कोई भी एग्जाम अगर बैंक का दिया होगा तो वहाँ प्रीलिम हुआ ही होगा, तो उससे आपको पैटर्न पहले से पता होता है। चलिए एक बार फिर से जो है जो लोग नए आए हुए हैं, जो इस बार पहली बार दे रहे हैं इस एग्जाम को, उनके लिए पैटर्न देख लेते हैं। इस एग्जाम का पैटर्न है दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चन भी होते हैं। रीजनिंग एबिलिटी में आपसे 35 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 35 क्वेश्चन होते हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और वो टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं। तो नंबर ऑफ मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है सेम है, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन, और टोटल टाइम आपको पास होता है 60 मिनट। ओवरऑल टाइम होता है, आप इधर से उधर मूव कर सकते हैं एग्जाम के बीच में। आपको पहले यही स्ट्रेटेजी होती है कि पहले इजी क्वेश्चन जो है हर सेक्शन से ढूंढ के एक बार कट ऑफ सिक्योर कीजिए, मिनिमम कट ऑफ को सिक्योर कर लीजिए, सेक्शनल कट ऑफ जो होता है उसको सिक्योर कर लीजिए। उसके बाद जो है किसी एक सेक्शन में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो ये थी एग्जाम पैटर्न की बात। अब देखते हैं इंग्लिश जो है, अब एक बार एग्जाम एनालिसिस देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम जो पैटर्न के बाद जो है मेन चीज आता है आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एग्जाम एनालिसिस। आप प्रीवियस ईयर का एग्जाम को एनालाइज कीजिए कि कितना उसमें क्वेश्चंस किस किस सेक्शन से कितने लेवल का पूछा गया था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था, टफ था, क्योंकि आने वाले दिनों में उससे ज्यादा आगे बढ़ेगा पेपर, ना कि उसके पीछे जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जिस लेवल का पूछा गया था वहां से आगे मूव करना है। अब ये बताने का मेन मकसद यही है कि आपको आगे मूव करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, मॉडरेट लेवल के थे। क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, इजी था। पारा जंबल 5 क्वेश्चन पूछा गया था, मॉडरेट था। स्पॉटिंग एरर्स के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, मॉडरेट क्वेश्चन थे। फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और ये इजी लेवल के क्वेश्चन थे। तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर से देख लो तो 35 क्वेश्चन हो गए, सॉरी यहाँ पर से देख लो आप 30 क्वेश्चन हो गए, सॉरी 30 क्वेश्चन पूछाते हैं इंग्लिश से, और आपको 30 क्वेश्चन में यहाँ से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 10 जो है वो मॉडरेट लेवल के थे। मात्र 2 सेक्शन ऐसे थे, फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट, जो इजी पूछे गए थे। वो भी ऐसे इजी नहीं थे कि नॉर्मल क्लर्क लेवल वाले इजी नहीं थे, वो पीओ लेवल के इजी क्वेश्चन थे। आप समझ सकते हो कि पीओ लेवल का इजी क्वेश्चन भी वो आप अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया अच्छे से आपके लिए मॉडरेट कहा जाएगा। इसलिए इस सेक्शन का भी प्रिपरेशन कीजिए तो अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस प्रिपरेशन कीजिए। फाइनेंशियल वाले जो होते हैं या इकोनॉमी बेस्ड जो क्लोज टेस्ट होते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अच्छे वर्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वहां पर ऑप्शंस में। इसलिए प्रिपरेशन अच्छे लेवल का कीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो या क्लोज टेस्ट हो या पारा जंबल हो, किसी भी चीज का।
चलिए अब एक बार रीजनिंग देख लेते हैं किस तरह से पूछा गया था। रीजनिंग में आपको पजल पूछा गया था, 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ये 7 पीपल से 7 लोग थे और 7 डिफरेंट प्लेनेट से बिलोंग्स करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, एक बॉक्स पजल था, ये सबसे ज्यादा था, इजी था। बट जब पहले दिन जो पूछा गया था ये क्वेश्चन, बॉक्स पजल वाले क्वेश्चन जो थे पहले दिन जब पूछा गया था, उस दिन कई सारे लोगों को पता नहीं चल रहा था इसमें करना क्या है। सबके सब इसलिए से मॉडरेट या डिफिकल्ट मान रहे थे क्योंकि उन्हें पता नहीं चला था बॉक्स पजल होता क्या है, बॉक्स पजल सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले दिन जब पहली बार पूछा गया था, तो फर्स्ट डे या सेकंड डे जो था, फर्स्ट वीकेंड पर जब क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उस दिन जो था ये ट्रिविया था, एक तरह से पजल था पूरी की पूरी। लेकिन सेकंड वीक पर जो है कई सारे साइट्स ने इसका जो सोल्यूशन देना स्टार्ट कर दिया, तो लोगों ने इसका प्रैक्टिस भी कर लिया, तो फिर जो है ये क्वेश्चन ईजी हो गया था उनके लिए। तो ये बॉक्स वाले पजल जो थे इसको आप देख लीजिए। लीनियर पजल पूछे गए थे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे, टफ था, ट्रिकी था थोड़ा। ओके, पीपल जो है फेसिंग नॉर्थ साउथ फेस कर रहे थे, लेकिन उनको बताया नहीं गया था कि कौन नॉर्थ फेस कर रहा है और कौन साउथ फेस कर रहा है। एक ही लाइन में बैठे हुए थे और 10 लोग बैठे हुए हैं और आपको बताया नहीं जाएगा कौन सा लोग जो है नॉर्थ फेस हो रहा है, कौन साउथ फेस हो रहा है, और ये आपको खुद पता करना है, आपको खुद जो है मतलब देना है। तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन जो है नॉर्थ बैठ रहा है, वो आपको पता करने में जो है 1 या 2 मिनट लग जाते हैं। तो इसलिए ये पजल जो है टफ हो गया था, क्योंकि आपको डायरेक्शन खुद पता करना था, आपको डायरेक्शन दिया हुआ नहीं था, वो आपको पढ़ के स्टेटमेंट से पता करना था, पजल से पता करना था, पजल में दिए हुए स्टेटमेंट से कि कौन जो है नॉर्थ फेसिंग है, कौन साउथ फेसिंग है। तो उसके बाद जो आपको पजल सॉल्व करने थे। ओके, उसके बाद जो था एक मंथ और डेज और मंथ वाले क्वेश्चंस होते हैं, पजल होते हैं, वो एक पूछा गया था यहाँ पर से। ये लेंदी और बहुत ही ज्यादा टफ था। उसके बाद पजल पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, रैंकिंग बेस्ड पजल था, ये इजी था। रैंकिंग वाले पजल्स को कैसे होते हैं, जैसे कि ABCDE जो है, 4 आदमी है, चारों का वेट दिया हुआ है कि इतना, इसका वेट इतना है। उसमें से आपको कंडीशन दिया होगा, ए का वेट जो है वो 80 kg है, बट वो ग्रेटर देन बी है, मतलब ग्रेटर देन डी के वेट से ज्यादा है वो। इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं वो रैंकिंग वाले क्वेश्चंस पजल्स होते हैं। ये अगर देखो तो ये हर एग्जाम में पूछ जाते हैं, SBI PO या IPS PO या IPS कलर के हर किसी के प्रीलिम में ये पूछा जाता है। और ये जनरली जो है इजी होता है, आपको सेटल करने में आसानी होती है, क्योंकि उतना लेंदी नहीं होता ये। ओके, इनइक्वालिटी पूछा गया था, 5 क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे 5। उसके डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इजी टू मॉडरेट थे। तो यहां से आप देख सकते हो इतने ही क्वेश्चन थे। आपको पजल 24 मार्क्स का पूछा गया है, मतलब पेपर देखो पूरा का पूरा पजल ही पजल है और कुछ आपको दिख नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हो कि SBI PO का जो है आपको क्लियर करने के लिए पजल कितना जरूरी है। मतलब आपको जो है पूरा एडेप्टिव होना पड़ेगा पेपर के लिए, ना तो कोडिंग डिकोडिंग है, ना सिलोगिज्म है, ओके, ना इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस हैं, ये कुछ भी नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, आपको डायरेक्शन सेंस टेंस नहीं है, डायरेक्शन टेंस सेंस के टेस्ट 3 क्वेश्चंस हैं। तो ये चीजें आपको है नहीं, जो 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो इंक्लूड ही नहीं किया गया है, जो पेपर को थोड़ा इजी बनाता है। यहाँ पर बस पजल और पजल पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर आपको जो है ध्यान देना था, आपको पहले डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने थे, फिर इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस, फिर उसके बाद जो है रैंकिंग के क्वेश्चंस जो है खोज के सॉल्व करने थे, उसके बाद बॉक्स के पजल। इससे आपका 15 मार्क्स जो था वो फिक्स हो जाता। एक बार आपने 15 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपका कट ऑफ सिक्योर रहता है कि मिनिमम कट ऑफ जो है 15 नंबर के लगभग ही जाएगा, मतलब 6-7 नंबर जाएगा, तो आप 15 नंबर जो ले आते हो तो मैक्सिमम हो जाता है आपके लिए। ओके, सॉरी, इसमें ब्लड रिलेशन के भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड देख लेते हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में जो है आपको नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये एक जनरल क्वांटिटी एप्टीट्यूड देखो तो यहाँ एक जनरल था, ये ऐसा ही पूछा जाता है प्रीलिम एग्जाम में। आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में जो है 2 सेट क्वेश्चन पूछा गया था, एक टेबुलर था, एक जो है पाई चार्ट था। अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, इजी क्वेश्चन था। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, इजी था आपसे। आपका मिसलेनियस का 10 क्वेश्चन पूछा गया था, वो इजी मॉडरेट क्वेश्चन था। और मिसलेनियस हमेशा मॉडरेट होता है, तो प्रीलिम एग्जाम आपको मिसलेनियस अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं होती है। आप जो है नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर फोकस कीजिए। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अप्रोक्सीमेशन सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो है नंबर सीरीज जो है उसके सॉल्व कर लीजिए। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन में जो इजी क्वेश्चन होते हैं, जो लेंदी नहीं होते हैं, और 10 क्वेश्चन से उसमें 5-6 क्वेश्चन आपको लेंदी नहीं मिल जाएंगे, जो नॉर्मल होंगे, आपसे कम टाइम में 30 to 40 सेकंड्स में आपसे बन जाते हैं, वैसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, हो गया आपका। वहीं पर जो है आपका कट ऑफ एक बार फिक्स हो जाता है। आपका मिनिमम जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होते हैं वो आपका 15 से 17 नंबर आप सॉल्व कर जाते हो, तो वो फिर आपका जो है एक मोटिवेशन होता है। फिर एक लास्ट में जब आपको 10-15 मिनट बचते हैं तो आप किसी एक टॉपिक में जाकर अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, ताकि आपका ओवरऑल कट ऑफ जो है वो फिक्स हो जाए। और जो भी वो इजी सब्जेक्ट आपके लिए होता है, चाहे वो इंग्लिश होगा या आपके लिए रीजनिंग होगा या क्वांट होगा, किसी एक सब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम फिर लास्ट के 10-15 मिनट में सॉल्व करने होते हैं।
चलिए अब एक बार देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सिलेबस रहने वाला है। दोस्तों ये सिलेबस जो है ये मैंने प्रीवियस ईयर के जो पुराने दो आईबीपीएस के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं, लास्ट 5-6 एग्जाम जो प्रीलिम कंडक्ट किए गए हैं उसके बेसिस पर लिया है कि आईबीपीएस ने एग्जाम को सेटल करना स्टार्ट कर दिया है, एग्जाम को, प्रीलिम एग्जाम को। तो उन्होंने इंग्लिश में क्या किया ना, लगातार देखो तो हर इंग्लिश में उन्होंने आरसी पूछा है 10 नंबर का, क्लोज टेस्ट पूछा है 10 मार्क्स का, और स्पोर्टिंग एरर्स 10 क्वेश्चन पूछे हैं। तो हम विश्वास कर सकते हैं, हम ऐसा मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में एसबीआई पीओ में भी जो है प्रीलिम में, स्पेशली प्रीलिम एग्जाम में ऐसा ही पैटर्न फॉलो किया जा सकता है कि 10-10 क्वेश्चन वाले पैटर्न फॉलो किया जा सकते हैं। बट ध्यान दीजिए ये एक्सपेक्टेशंस हैं, आने वाले दिनों में एसबीआई कुछ भी कर सकता है। हमेशा एसबीआई जो है कुछ आपके लिए नया लेकर आता है। एसबीआई में हमेशा आपको जो है एक तरह से ट्रिविया होती है एग्जाम में, तो आप हर टॉपिक का प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन इन तीनों टॉपिक्स को प्रीलिम के लिए ज़्यादा फोकस कीजिए। कहने का मतलब ये है कि ये टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन दूसरे टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करना है, वो भी आपको प्रिपरेशन करके जाना है। चलिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देख लेते हैं। यहाँ पर जो नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे थे, ये तो फिक्स सिलेबस है, जैसा पुराना बताया सेम वैसा ही है। इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन 2 सेट पूछे जाएंगे, अप्रोक्सीमेशन आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटी के क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन, मिसलेनियस से ये टॉपिक्स होंगे, एज, मिक्सर एलिगेशन, पार्टनरशिप, पाइप्स एंड सेंटेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, सीआई एसआई, टाइम एंड वर्क से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड नॉर्मली फिक्स रहता है, यही सिलेबस रहता है, इसमें कुछ चेंज होने की संभावना नहीं रहती है। चलिए रीजनिंग का सिलेबस देख लेते हैं। रीजनिंग के सिलेबस में देखो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स जो है, इससे आपको ज्यादा से ज्यादा 25 मार्क्स के क्वेश्चन या 20 से 25 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपको ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग में जो क्या करना है, आपको पजल सॉल्व करना है। जितना पजल सॉल्व कर सकते हैं उतना कीजिए। एक एक दिन में आप बैठ के जो है 10 से 12 पजल सॉल्व कर जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। और 120 दिन तक अगर आप लगातार 10 पजल रोज सॉल्व कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं आपका लेवल क्या हो जाएगा। आपके पास 1200 से 1300 पजल जो है सॉल्व किया हुआ होगा, और 1200 1300 पजल का जो है आपके पास सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं 1200 से 1300 पजल अगर आपने सॉल्व कर रखा है, तो इवन शकुंतला देवी के बुक में भी उतना ज्यादा बुक पजल नहीं है, आप उससे ज्यादा बाहर कहाँ जाएगा पजल। आपके पास 1200-1300 पजल जो है, हर पजल्स का वेरिएशन होगा, इवन हर टाइप के क्वेश्चंस का जो है वेरिएशन होगा आपके पास, अगर आपने रोज 10 पजल सॉल्व कर रखे हैं तो। और 10 पजल सॉल्व करने में मुश्किल से 1 घंटे लगते हैं। अगर आपने अच्छे, पहले आपको 1-1.5-2 घंटे लगेंगे, लेकिन बाद में जब आपको टाइम बेस्ड पजल सॉल्व करना है, 5 मिनट देना है एक पजल पर, तो उस तरह से अगर आप सॉल्व करो तो 10 पजल सॉल्व करने में मुश्किल से आपको 1 घंटे लगने चाहिए। और 10 पजल आप सोल्व करते हो तो 2 फ्लोर बेस्ड से कर लीजिए, 2 सर्कुलर और स्क्वायर से कर लीजिए, 2 लीनियर से कर लीजिए, 2 बॉक्स से कर लीजिए, और 2 रैंकिंग से कर लीजिए। या रैंकिंग नहीं करते हैं तो डेज और मंथ से कर लीजिए। आपको इस तरह से सेटल करना पड़ेगा अपना स्टडी प्लान को, कि हमें 10 जो है पजल सॉल्व करने ही करने हैं। 2 से 3 सेट जो है इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 2 सेट मारने ही मारने हैं हर रोज, 15 क्वेश्चन के या 10 क्वेश्चन के। 2 क्लोज टेस्ट बनाने ही है, या 2 से 3 क्लोज टेस्ट, 2 से 3 जो है सेट जो है 10 क्वेश्चन के सेंटेंस करेक्शन के बनानी है। पजल के जो अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन जो होते हैं, बड़ा जंबल के क्वेश्चन, वो आपको सॉल्व करने ही करने हैं 2 सेट। इस तरह से सेटल करिए ना अपना पैटर्न को, अपना स्टडी प्लान आप बनाइए, और उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपको कितने क्वेश्चन जो है हर रोज सॉल्व करने हैं, कितना मॉक अटेम्प्ट करना है आपको। एक मॉक जो है फुल लेंथ मॉक जो है हर रोज जो है रात को या सवेरे में आप अटेम्प्ट जरूर कीजिए। तो ये बातें ध्यान रखनी होती है आपको एग्जाम प्रिपरेशन में। चलिए इस बात पे फोकस करते हैं कि यहाँ पर इनइक्वालिटी में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा सकता है, लेकिन ध्यान रखिए कि पूछा जा भी सकता है, तो इसको भी कंप्लीट करना है। इनपुट आउटपुट भी पूछा जा सकता है, अगर पेपर का लेवल इंक्रीज करना होगा तो इनपुट आउटपुट भी आपसे पूछा जा सकता है। और मिसलेनियस में ब्लड रिलेशन, रैंकिंग और डायरेक्शन सेंस के टेस्ट 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। चलिए एक बार कट ऑफ मार्क्स देख लेते हैं। कट ऑफ मार्क्स कितना था, अगर आप 2016 में देखो तो कट ऑफ जनरल का कट ऑफ जो था वो 47.5 था, मतलब 47.5 मार्क्स जो थे वो जनरल के लिए कट ऑफ रखा गया था। ओबीसी के लिए 42.525 था, एससी एसटी के लिए 37.25, एसटी के लिए 19.75, ओएच के लिए जो है 29.25 और वीएच के लिए 30.75। तो आप अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आपको लगभग 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे, 50 प्लस आपको जाना पड़ेगा अगर आप प्रीलिम एग्जाम में कनेक्ट जो है आप जो है सेलेक्ट होना चाहते हैं और मेंस एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं। क्योंकि प्रीलिम जो है वो फर्स्ट स्टेप है आपका, फर्स्ट जो पहला पायदान जो होता है वो आपका प्रीलिम एग्जाम ही होता है। तो और इससे ही आपको मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट लेवल के लिए। ओके, तो सिक्योर कीजिए कि आप 50 मार्क्स ला रहे हैं एग्जाम में, इतना प्रिपरेशन जरूर कीजिए कि 50 मार्क्स आपका रहे। और इसमें जो ऑलमोस्ट 20 लाख लगभग जो 10 से 15 लाख लड़के जो है इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, और
एसबीआई जो 2000 से 2300 के लगभग 2000 के लगभग वैकेंसी होती है, 2200 के लगभग वैकेंसी होती है, तो उस बेसिस पर 10 गुना सेलेक्ट करती है, मात्र 10 से 15 गुना जो है, 10 से 12 गुना सेलेक्ट करती है, क्योंकि मेंस जो है एक ही सीटिंग में होने वाली है, तो उनको जो है 20 से 25,000 लोगों का वो लोग बस मात्र सेटलमेंट करते हैं। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि आपको 50 प्लस लेना है, 50-55 के बीच में जाइए, वहां से आपका 55 प्लस आते हैं तो वहां से आपका एक तरह से सिक्योरिटी हो जाती है कि नहीं, आपको कुछ भी हो कट ऑफ आप क्लियर कर जाओगे, क्योंकि लेवल जो पेपर का बहुत ही अच्छा होता है, तो कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना नहीं रहती है। 55-60 प्लस जाने की कट ऑफ की आशंका नहीं रहती है, 50 मैक्सिमम हो जाता है कट ऑफ पीओ लेवल में, क्योंकि पेपर का लेवल भी उस तरह का होता है। ओके, सेक्शनल देख लेते हैं एक बार। सेक्शनल जो है इंग्लिश में 30 कुछ मार्क्स दे, उसमें जो रिजर्वेशन कैटेगरी होती है उनके लिए 6 मार्क्स था, और बट जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 8.75 मार्क्स था। रीजनिंग में जो है जो सेक्शनल कट ऑफ था जो रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए था उनके लिए जो है 4.25 मार्क्स था, और जो जनरल कैटेगरी था उनके लिए 7 मार्क्स था। सेम क्वांट में जो है 4.25 मार्क्स जो था वो रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए, और 7.25 मार्क्स जो था वो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ था। आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है, इवन ना तो जो ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर करना ही करना है, आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना होता है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। चलिए अब इसमें जो है एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है, मेक अ प्रॉपर स्टडी प्लान, अपना एक स्टडी प्लान बनाइए। दोस्तों प्लान बनाना सबसे जरूरी नहीं है, प्लान को एग्जीक्यूट करने आना चाहिए आपको। जो अपने स्टडी प्लान बनाया है उसको आप कितना उसके लिए लॉयल हैं, कितना आप उसके लिए मोटिवेटेड हैं, वो चीज़ मैटर करती है। वो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको प्लान नहीं बनाना है, बस प्लान को फॉलो कीजिए। 120 दिन का प्लान बनाते हैं, अपने लिए छुट्टी जरूर उसमें डालिए। आप 120 दिन लगातार नहीं पढ़ सकते हैं, आप 10 दिन का प्लान बनाइए और 10 दिन के बाद एक दिन छुट्टी मारिए। आप ये 8 दिन का बनाइए, 8 दिन के बाद एक वीक का जो प्लान बनाइए, संडे का आप छुट्टी मारिए। इस तरह से प्लान बनाइए ताकि आपको 120 दिन जो है लंबा नहीं लगे आपके लिए, और आपके बीच में जो आपको छुट्टी रहे, ताकि आपको ये नहीं लगे कि आपने ज़्यादा पढ़ा है या मोटिवेशन आपकी कमी हो जाए। और मोटिवेट रखने के लिए आपको जो है खेलकूद में पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आप जो है मोटिवेटेड रह सके, आप फ्रेश फील करें। ओके, एक प्रॉपर नींद पूरा किया कीजिए ताकि आपको उसके लिए आपको फ्रेशनेस महसूस होती है। There is no secret weapon to crack this exam. Only your practice can get you selected in this exam. सही बात है, आपको जो कोई भी सीक्रेट वेपन नहीं है, आपने अगर प्रैक्टिस कर रखा है। मैंने जैसे आपको पजल का एग्जांपल दिया, पजल अगर आप रोज 10 पजल सॉल्व करते हो तो 120 पजल हो जाएंगे आपको 120 दिन में, हो गया। सॉरी 1200 पजल हो जाएंगे, और 1200 पजल से बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ये आपका प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आप कितने ज्यादा चीजों को अच्छे से ले रहे हो, कितने ज्यादा किस तरह से आप सोच रहे हो इस एग्जाम को, वो चीजें मैटर करती है। प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलीव इन योर सेल्फ, सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप पर भरोसा रखिए कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। हर सवेरे या सोने से पहले अपने आप को बोलिए यस यू कैन डू इट। और जब तक आप मोटिवेटेड नहीं होंगे, अगर आप पॉजिटिव नहीं है किसी चीज़ के लिए, आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, लोग आपको ढेर सारे मिलेंगे, आपको जो बताएंगे अरे इस बार तो रिक्रूटमेंट ही नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, 20,000 हो गए हैं इस बार रिक्रूटमेंट, पहले से वैकेंसी कम हो गई है, लोग ज़्यादा बढ़ गए, कंपटीशन ये बढ़ गए। ऐसा ढेर सारा आपको डिमोटिवेटेड लोग मिलेंगे, डिमोटिवेटेड। बट कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं होना है। अगर आप फेसबुक या किसी भी सोशल नेटवर्क को फॉलो करोगे फिर तो आपका काम वहीं पर सत्यानाश हो जाता है कि आप वहाँ पर, क्योंकि ग्रुप में ऐसे ही रेंडम होते रहते हैं, रेंडम टॉक होते रहते हैं, लोगों के पास टाइम ज़्यादा होता है, उस लोग दिन काटते रहते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, इंटरनेट आपको जो है फॉलो कीजिए, लेकिन इंटरनेट 1 से 2 घंटे मैक्सिमम आपके लिए, इसलिए इंटरनेट पर भी ज़्यादा ध्यान मत रखिए। इंटरनेट हमेशा आपके लिए हानिकारक हो सकता है प्रिपरेशन के लिए, आपका जो है आपको बहुत दूर ले आ सकता है आपके सिलेक्शन से, आपके ड्रीम से। प्रैक्टिस मॉक एंड इम्पोर्टेंट इज एनालाइज दैट मॉक। मॉक प्रैक्टिस रोज कीजिए, एक मॉक तो हमेशा बनाइए। अगर आप 120 दिन तक एक मॉक बनाते हैं, आपका 120 मॉक आपने बना रखा है, आपको उसके बाद क्वेश्चंस बच ही नहीं आते दोस्तों, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस बचते ही नहीं है जो कि एग्जाम में आपके बाहर जाएगा। ओके, और मॉक अटेम्प्ट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस मॉक को 1 घंटे पेपर बनाते हैं तो 2 घंटे उसको एनालाइज करने के लिए दीजिए कि आपने उस मॉक में क्या गलती की है, क्योंकि आप 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे और आपको ढेर सारा क्वेश्चन गलत भी होगा, तो वो क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बनाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो आपसे एग्जाम में भी बन जाएगा। जो नहीं बना है आपसे या जो गलत हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। वर्क ऑन योर वीक एरियाज, वही मैंने बोला कि जो आपका वीकनेस है आपको पता होना चाहिए कि आपका वीकनेस क्या है। आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम होती है, डाटा इंटरप्रिटेशन ज़्यादा फोकस कीजिए, ज़्यादा टाइम दीजिए उस पर, 1 घंटे ज़्यादा टाइम दीजिए। अपने 10 घंटा अपने लिए फिक्स कर रखा है,
ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में आपका 10 ही घंटे होंगे आपके पास। आपके पास 24 में से 22 घंटे हो सकते, सॉरी 22 घंटे तो आप नहीं पढ़ सकते। 6 से आपको 10 घंटे आपको लगते हैं इधर उधर जनरल एक्टिविटी में, 6 घंटे आप सोते हो, 4 घंटे आपको खाना वगैरह के लिए चाहिए होते हैं, 14 घंटे बचते हैं। 4 घंटे आपके पास फिर से है, आप 4 घंटे में जो है 2 घंटे आप डाटा इंटरप्रिटेशन कर दे दीजिए, आपका वो वीक एरिया है तो। जो आपका वीक एरिया है उस पर आप 2 घंटे एक्स्ट्रा फोकस कर दीजिए। यही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है इस एग्जाम के लिए। सबसे बेटर वे आपको कैट लेवल की बुक फॉलो करनी है। जो नॉर्मल मार्केट में एसबीआई पीओ एग्जाम के लिए बुक है वो कोई यूज करनी है दोस्तों। उसमें से एक भी क्वेश्चन जो है आने वाले नहीं है। अगर आप इस बात को अभी भी नहीं समझे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा ब्लंडर होगा। अब जो है समय बदल गया है, अब चेंज हो गया है एग्जाम का पैटर्न। अब जो है कॉमन एडमिशन टेस्ट की बुक खरीदिए, चाहे वो वर्बल एबिलिटी की बुक हो, चाहे वो डीआईडीए के अरुण शर्मा की बुक हो, या सर्वेश राणा का क्वांटम कैट हो, या अभिजीत गुहा की हायर लेवल मैथमेटिक्स हो। वो बुक जो है इंपॉर्टेंट है। एडवांस मैथमेटिक्स जो है हायर लेवल अभिजीत गुहा की आती है, वो बुक हो। ये बुक जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो प्रीलिम एग्जाम हो या मेंस एग्जाम हो। अगर आप पजल की बुक देखें तो जो हायर लेवल पजल होती है, जो शकुंतला देवी की पजल होते थे, वो बुक जो है शकुंतला देवी की फॉलो कीजिए। या के कुंदन का बुक जो है पजल्स के लिए, उसके भी लेवल उतने अच्छे नहीं है, फिर भी आप स्टार्टिंग के लिए स्टार्ट वहां से कर सकते हो। और ढेर सारे जो है साइट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, वो जैसे ग्रेड स्टेक हो गए, बैंकर अड्डा हो गए, ये सब जो है अच्छे अच्छे पजल्स पोस्ट करते हैं, तो इनको फॉलो किया कीजिए। बट इनको, इन पर भी आप ब्लाइंड फेथ मत रखिए। ये भी, इनका भी जो लेवल जो है कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। आप अपना लेवल हमेशा इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए। कितना मैक्सिमम जा सकता है एग्जामिनर, उससे ज़्यादा आप सोचिए। ओके, यही बस जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए। और इतना अगर आपने फॉलो किया है, मुझे विश्वास है कि कोई आपको इस एग्जाम में क्रैक करने से, आपको प्रीलिम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो कोई कितना भी हो। इवन अगर मैं वीडियो, आप अगर कोई, कई सारे लोग हैं जो नीचे में कमेंट डालेंगे और बोलेंगे अरे फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे हो सकता है, कभी मत सुनिए। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, तो आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम क्लियर कर सकते हो। ओके, प्रीलिम कभी भी फेल नहीं हो सकता अगर आपने अच्छा स्टडी प्लान फॉलो किया है तो। चलिए, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आगे भी ढेर सारे नए वीडियो आने वाले हैं, उनको भी देखिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जो है कोने में सब्सक्राइबर का बटन है, यहाँ पर जो है सब्सक्राइबर का बटन है, उस सब्सक्राइबर के बटन पर क्लिक कर दीजिए और आपका अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा। आपको सब्सक्राइब कर लेना है एक बार चैनल को। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने वीडियो भी जरूर देखिए आप। ओके, चलिए, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।